हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल कर चुके थे वर्धन वंश। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करेंगे पाल वंश। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। इसकी स्थापना कब की गई? 750 ईस्वी में। कहाँ की गई? तो बंगाल में की गई। गोपाल के बाद अगर अपने बात करें, गोपाल के बाद दूसरा शासक कौन बना? तो दूसरा शासक बना बच्चों धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक था। सभी पाल वंश शासकों में सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। इसने अपने राज्य की सीमाओं को कन्नौज तक विस्तृत किया था, यानी कि अपने राज्यों की सीमाओं को बंगाल से कहाँ तक ले आया? कन्नौज तक ले आया। और जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था बच्चों? देखो बच्चों, अपने वर्धन वंश में पढ़ा 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थे, इसलिए वो राज्य जो था उस पर अधिकार करने के लिए विभिन्न जो राजवंश थे वो प्रयास कर रहे थे। उस समय के 3 वंशों की प्रमुख बात करें तो एक तो था बंगाल में पाल वंश, दक्षिणी भारत में और पश्चिमी भारत की ओर बात की जाए, और ऊपर रह गए यहाँ पर कन्नौज। दक्षिणी भारत की बात की जाए तो दक्षिणी भारत में था राष्ट्रकूट। पश्चिम की ओर देखा जाए तो यहाँ थे गुर्जर प्रतिहार। अब यहाँ कन्नौज जो था, यहाँ की गद्दी खाली हो चुकी थी हर्षवर्धन के बाद। इधर से पाल वंश के राजा आ रहे थे यहाँ पर अधिकार करने के लिए, इधर से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक आ रहे थे, इधर से राष्ट्रकूट वंश के शासक इस पर अधिकार करने के लिए आ रहे थे। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष कहलाया, और ये त्रिकोणात्मक संघर्ष बताया जाता है लगभग 100 वर्षों तक चला। इस धर्मपाल ने इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में अपने राज्य को सुरक्षित रखा था। धर्मपाल के बाद अगर बात करें तो इसका पुत्र देवपाल 810 से 850 तक शासक बना। धर्मपाल के बाद शासक कौन बना? देवपाल। कब से कब तक? तो 810 से 850 तक। इसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी को बंगाल से पाटलिपुत्र ले गया। देखो, शुरुआत में उन्होंने स्थापना कहाँ की? बंगाल में, तो अपनी राजधानी वहीं स्थापित कर ली। लेकिन देवपाल ने क्या किया? बंगाल से अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? या कहाँ लेकर गया? पाटलिपुत्र लेकर गया। इसके समय सुमात्रा का राजा जो बालपुत्र देव था, उसका दूत इसके दरबार में आया था। देवपाल के समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत कहाँ आया? इसके दरबार में आया। अगर देवपाल की बात की जाए तो देवपाल के बाद जो पाल वंश के शासक थे, इनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। दूसरी ओर क्या हो रहा था? गुर्जर प्रतिहारों का लगातार इन पर आक्रमण हो रहा था, जिस कारण इनकी शक्ति क्या हो गई? बिल्कुल क्षीण हो गई। और महिपाल फर्स्ट के समय अगर बात करें तो महिपाल फर्स्ट के समय चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। इसने गंगा तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। यानी कि देखो, गंगा तक के प्रदेश उस समय किसके अधीन थे? महिपाल फर्स्ट के पूर्व तक ये पाल वंश के राजाओं के पास थे। लेकिन लगभग 1023 ईस्वी के लगभग राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर आक्रमण करके इसके जो गंगा तक के प्रदेश थे उन पर अधिकार कर लिया। पाल वंश के शासकों की अगर समाज की बात करें, उनकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें, उनकी उपलब्धियों की बात करें, तो ये शासक कौन से धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हीं के समय बौद्ध धर्म के शिक्षा जो केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे, उनकी उन्नति हुई। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विहारों को भरपूर अनुदान दिए थे। बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें शासक नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां गया। देखो, ये जो पालवंशी राजा थे कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। इसलिए जो बौद्ध धर्म के महान जो भिक्षु थे वे कहाँ रहते थे? पालवंश के शासकों के नियंत्रण में, या वहीं रहते थे उनके पास। तो उस समय महान भिक्षु था, बौद्ध महान भिक्षु था अतिसा। इसे किसने बुलाया? इसे तिब्बत के राजा ने
अपने यहाँ अपने राज दरबार में आमंत्रित किया था। जो पालवंशी राजा थे ये कला व वास्तुकला के प्रेमी थे। इन्होंने धीमान व विट्टपाल ये शिल्पी थे। धीमान और विट्टपाल क्या थे? ये शिल्पी थे। इनको संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने विभिन्न जलाशय भी बनवाए थे जिनके प्रमाण हमें आज भी देखने को प्राप्त होते हैं। तो देखो बच्चों, पालवंश का जो टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आप इसको हाथों हाथ क्लियर करें, इसको लर्न करें और अपनी फेयर नोटबुक में से नोट करें। थैंक यू बच्चों।